नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है दिल को है चाहत तुझे पाने की, भाग 6। तो दोस्तों, आगे की कहानी समझने के लिए पीछे के भाग पढ़ना जरूरी है, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखे हैं। हाँ, आपने सही कहा। मनन ने बेमन से अर्दव की हाँ में हाँ मिलाई। उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। फेक स्माइल करते हुए उसने भूमि से कहा, भूमि बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। भूमि उनके बीच आकर खड़ी हो गई तो रेशमा ने भूमि के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमने तेरी शादी मिस्टर सिंगानिया के साथ तय कर दी है। तू खुश तो है ना? इस पर मनन हंसते हुए बोला, यह भी कोई पूछने की बात है? मिस्टर सिंगानिया जैसा पति किस्मत से मिलते हैं, और हमारी भूमि तो किस्मत वाली है। किस्मत वाली सुनकर भूमि अपनी किस्मत पर रोना चाहती थी। आखिर उसकी किस्मत में दर्द, तकलीफ और झूठे रिश्तों के सिवा था ही क्या? उसने अर्दव को देखा और खुद से कहा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरी किस्मत में खुशियाँ आए। तुम जैसे भी हो, मेरी इस झूठी जिंदगी में किताब की सच्चाई का इकलौता पन्ना हो। मैं तुमसे जुड़ने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम मुझे इन झूठे लोगों की तरह ट्रीट नहीं करोगे। मेरा साथ दोगे। मैं जैसी हूँ वैसे ही अपनाओगे। क्या मेरी यह छोटी सी ख्वाहिश पूरी होगी? जब भूमि यह सब सोच रही थी, अर्दव उसके पास आया। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर शालीनता से उसे देखते हुए शीतल सी शांत आवाज में बोला, तुम सच में किस्मत वाली हो। तुम्हें मैं मिल रहा हूँ, जो हमेशा तुम्हारा साथ खड़ा रहेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हें बेइंतहा प्यार करेगा। बस मेरी एक ही शर्त है, तुम मुझे कभी धोखा मत देना, क्योंकि जिस दिन तुमने ऐसा किया, मैं सब कुछ भूलकर उसी वक्त तुम्हारी जान ले लूँगा। जिंदगी में पहली बार अर्दव सिंगानिया ने धमकी भी प्यार भरे अंदाज में दिया था। उसकी आंखों में देखते हुए भूमि ने सिर हिला दिया। अगर अर्दव उसे सच्चे दिल से चाहने वाला था, वो भी पूरी जिंदगी उसके साथ लोए रहने वाली थी। वक्त किसी का सगा नहीं होता, ना ही खुशी और दुख इंसान की लाइफ में हमेशा के लिए रहते। जिंदगी तो सुख दुख का संगम है। आज होठों पर मुस्कान है तो कल आंखों में आंसू भी आएंगे। सालों में दुखों के सागर के गोते लगा रही भूमि को आज अर्दव का सहारा मिल गया था। हालांकि अभी कुछ ही वक्त हुआ था उन्हें मिले। अर्दव का साथ पाकर भूमि को लगने लगा था उसकी जिंदगी में दुख कम होने लगे। जिन राहों में उसे हमेशा कांटे और ताने मिलते, आज वही राहें उसे मुस्कुराकर विदा करने को तैयार हो रही थी। आखिरकार आज वो इस घर से जा रही थी। उस पर रोक लगाने वाला उसे जाता खामोश और निराश थे। आज सही मायने में भूमि अग्रवाल हाउस से विदा हो रही थी। उसने अपने जरूरी सामान उनके साथ, उसकी यादें जुड़ी थी, उसने उन्हें पैक कर लिया। और यह देखकर रेशमा और मनन का खून खुल रहा था, मगर वो चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं पा रहे थे। 3 सूटकेस, 2 बैग, कुछ किताबें और भी बहुत कुछ सामान के इस ढेर को देखने के बाद अर्दव ने आहें भरते हुए भूमि को देखा। वो कहना चाहता था, तुम्हें यह सब साथ ले जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुझे लाके ये बताना। तुम्हारी एक फरमाइश पर मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमे में डाल दूंगा। लेकिन जब उसने भूमि के चेहरे पर सुकून भरी स्माइल को नोटिस किया तो उसके करीब चला गया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने भूमि से पूछा, तुम खुश हो ना? भूमि ने मासूमियत से पलक झपकाई। उसकी आंखों में आई चमक उसकी खुशी को बयां कर रही थी। अर्दव ने चुटकी बनाकर दरवाजे पर खड़े अपने गार्ड्स को सामान को गाड़ी में रखने को कहा। फिर उसने भूमि का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अग्रवाल हाउस से बाहर जाने लगा। रेशमा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को उनके पीछे जाने से नहीं रोक पाई।
वो भूमि का हाथ खींचकर उसे अर्दव से दूर कर देना चाहिए, लेकिन बीच में मनन अग्रवाल ने उसे रोकते हुए कहा, जाने दो उसे, जी लेने दो उसे भी दो पल खुशी के, आज नहीं तो कल लौटकर उसे यही आना है। अग्रवाल हाउस से बाहर आकर भूमि ने सुकून की सांस ली। आखिरकार मैं इस पिंजरे से निकलने में कामयाब हो गई। अब मुझे कैसे भी करके अपनी माँ के कातिल का पता लगाना होगा। कार में बैठने के बाद भूमि ने अग्रवाल हाउस आखिरी बार देखते हुए कहा, मैं यहाँ दोबारा नहीं आना चाहती। उसकी यह बात सुनकर अर्दव हल्का सा हंसते हुए बोला, अगर तुम यहाँ आना भी चाहोगी जब भी, मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगा। भूमि कुछ नहीं कह सकती सिवाय उसे देखने के। कार स्टार्ट हुई। करीब 40 मिनट के सफ़र के बाद भूमि अपने सपनों के महल, अपनी माँ की यादों के बीच हेवन विला के हॉल में खड़ी थी। अर्दव कॉल अटेंड करने के लिए विला के बाहर ही रुक गया। थोड़ी ही देर में स्टाफ ने उसका सामान लॉकर हॉल में रख दिया और वहां से चला गया और उनके जगह दूसरे स्टाफ ने ले ली। दूसरे स्टाफ ने भूमि का सामान तो उठाया मगर अपनी जगह से हिले नहीं तब तक वहां एक कठोर एक्सप्रेशन वाला आदमी नहीं आ गया। लंबा चौड़ा गठीला बदन, हाथों में गोल्ड का चमचमाता एक मोटा कड़ा, माथे पर एक बड़ा सा चोट का निशान और बदन पर काला कुर्ता पजामा। यह था अर्दव के सबसे करीबियों में से एक शक्ति, ओरा। ऐसा ही एक बार गुस्से से देख ले तो इंसान डर से पीछे हट जाता। कुछ ऐसा ही भूमि के साथ हुआ। शक्ति की नजरें खुद पर पड़ते ही भूमि डर से कुछ कदम पीछे हो गई। जैसा ही भूमि के साथ हुआ, शक्ति की नज़र खुद पर पड़ते ही भूमि डर से कुछ कदम पीछे हो गई। तभी बाहर से आते हुए अर्दव ने कहा, तुम्हें मेरी जान को डराने की इजाज़त किसने दी? अर्दव की यह बात सुनते ही शक्ति दूसरी तरफ मुड़ गया और बिना कुछ कहे सीढ़ियाँ ऊपर जाने लगा। उसके पीछे स्टाफ भी भूमि का सामान लेकर जाने लगे। जब भूमि उन्हें जाता हुआ देख रही थी तभी उसके कानों में सनसनाहट हुई। तुम्हें मुझसे तो डर नहीं लगता, फिर तुम उससे कैसे डर सकती हो? अर्दव ने यह बात ऐसे बोली जैसे इस दुनिया का सबसे डरावना इंसान वो खुद हो। भूमि ने भी यही कहा, तुम खुद को डरावना समझते हो? वेल, इसमें समझने जैसा क्या है? मैं हूँ डरावना। भूमि ने अर्दव को इग्नोर किया। उसकी नजरों अर्दव डरावना थोड़ी न था, बल्कि वो तो बेशरम और चिपकू था। तो तुम्हें मैं डरावना नहीं लगता? कहते हुए अर्दव ने भूमि को कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और उसके आंखों में देखते हुए बोला, बताओ मुझे, मैं तुम्हें कैसे लगता हूँ? अगर मैंने तुम्हें बताया तो मुझे कैसे लगते हो? शायद मुझे दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, भूमि ने खुद से कहा और अर्दव से खुद को छुड़ाने के लिए समझाने लगी तो अर्दव ने उसे और मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया। तो भूमि बोली, क्या तुम मुझे अब ऐसे ही परेशान करने वाले हो? क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। तुम मुझे मना कर रही हो, तुम्हें पता है ना अब तुम इस वक्त कहाँ हो? अर्दव की इस बात पर भूमि ने नजरें झुका ली। वो इस वक्त उसके घर में थी, जो कुछ साल पहले उसका हुआ करता था पर अब नहीं था। उसे एकदम से मायूस होता देख अर्दव ने उसे छोड़ दिया और कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे वापस आने में वक्त लग जाएगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम यहाँ किसी को भी ऑर्डर देकर मंगा सकती हो और रूम में तुम्हारे लिए एक फ़ोन रखा है, उसमें मेरा नंबर है। अगर तुम्हें मुझसे बात करने का मन हो तो तुम मुझे कॉल भी कर सकती हो। आखिर के शब्द कहते हुए अर्दव ने नोटी एक्सप्रेशन देते हुए आंख मारी। बेशरम आदमी, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। अर्दव को जाता देख भूमि बड़बड़ाई। भूमि ने कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे किया कि उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा अंदर से खुला। दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं शक्ति था। कोल्ड एक्सप्रेशन और गहरी आंखें, नजरें एक प्यारे से लड़के की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, भाभी। भाभी ने चौंक कर सामने देखा, फिर अलग बलग
लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तो वो सोच में पड़ गई, क्या मेरे कान बज रहे हैं? मैंने अभी किसी को भाभी कहते सुना, लेकिन यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। सोचते हुए भूमि एक बार फिर अपने चारों तरफ देखने लगी, लेकिन शक्ति छोड़ उसे कोई नहीं दिखा। क्या यह इस आदमी की आवाज़ थी? नहीं, यह आवाज़ इस आदमी की तो नहीं हो सकती। जब भूमि यह सोच रही थी तभी शक्ति ने उसे कहा, भाभी आप इधर उधर किसे देख रही हैं? मैं तो सामने हूँ। एक बार फिर वही मीठी आवाज़ सुनने के बाद यह भूमि ने शक्ति को देखा तो हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या किस्मत उसके साथ मजाक कर रही थी? 32 साल का सख्त आदमी की आवाज़ 22 साल के जवान लड़के की तरह क्यों लग रही थी? शक्ति समझ गया भूमि उसके बारे में क्या सोच रही है। उसने थोड़ा परेशान लगते सिर खुजाया। फिर भूमि से बोला, भाभी मुझसे डरिए मत। मैं आपको कैसे बताऊं? आपको शॉक्ड देख मैं नर्वस हो रहा हूं। प्लीज़ थोड़ा नॉर्मल हो जाइए ताकि मैं बोल सकूं। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मेरा इंटेंशन आपको बुरा फील कराने का नहीं था। मैं बस थोड़ी सी हैरान थी और कुछ नहीं। भूमि ने जल्दी में अपने एक्सप्रेशन को ठीक करते हुए शक्ति से माफ़ी मांगी। अब हैरान होने की बारिश शक्ति की थी। उसने भी शॉक्ड होकर ठीक भूमि की तरह रिएक्ट करते हुए अपने मुंह पर लिया और हैरानी से बोला, आप गूंगी नहीं हैं? मुझे तो बताया गया था आप बोल नहीं सकती। किस्मत आज सच में फिरकी लेने के मूड में थी। भूमि ने परेशान दिखाते हुए अपना सिर झुकाया और शक्ति से बोली, मैं बोल सकती हूँ, पर आप बात प्लीज यह किसी को और मत बताइएगा। यू मीन यह बोल सकती है? यह आपका सीक्रेट है? हाउ कूल भाभी, शक्ति ने एक्साइटेड दिखाते हुए कहा। हालांकि उसकी एक्साइटमेंट एक टीनेज बच्चे की तरह थी जो कि उसके कदकाठी पर शूट नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के सामने मुंह लटकाए बैठे थे। भूमि ने शक्ति को बताया कैसे वो अर्दव की लाइफ में आई, तो वही शक्ति ने भूमि को बताया वो सिर्फ 22 साल का है और अर्दव का चचेरा भाई है। 2 साल पहले तक वो बहुत पतला हुआ करता था। एक एक्सीडेंट के बाद उसके फोरहेड पर बड़ा सा चोट का निशान की वजह से वो अच्छा नहीं दिखता। अपने लुक के कारण उसे बुली किया जाता था। लड़कियां उस पर हंसती थी। उसने बहुत सब कुछ सुनने के बाद भूमि ने कुछ याद करते हुए कहा, तो इसका मतलब नीचे। जब अर्दव ने कहा मुझे डराओ मत, तब वो तुम्हारा कहते कहते भूमि रुक गई। उसकी अधूरी बात को पूरा करते हुए शक्ति ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सही सोच रही हैं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब भूमि अर्दव को और कोसने लगी। शक्ति ने आगे कहा, लेकिन भाई सिर्फ बाहर से मेरा मजाक उड़ाते हैं, घर में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे वही करते हैं। सच कहूँ तो मैं आज जिंदा उन्हीं की वजह से हूँ। शक्ति ने भूमि को अपने भाई के बारे में बहुत सी बातें बताई। क्योंकि शक्ति अर्दव का भाई था, इसलिए उसने जो भी कहा उसमें अर्दव की तारीफ ही थी। फिर भी सब कुछ सुनने के बाद भूमि अर्दव को लेकर गहराई से सोचने को मजबूर हो गई। हेवेन विला में घूमते हुए भूमि अपनी बचपन की यादों में खो गई। एक पल को तो उसे ऐसा लगा उसकी माँ उसे आवाज़ लगा रही है। वो भाग कर किचन में आई, मगर उसकी माँ की जगह सेफ को देखकर वो मायूस हो गई। तभी सेफ ने बहुत ही रिक्वेस्टफुली उससे कहा, मैम बस कुछ वक्त और इंतज़ार कर लीजिए, लंच बस तैयार होने वाला है। विला से जाने से पहले शक्ति ने शेफ को भूमि के लिए लंच तैयार करने को कहा था। जब भूमि ने शेफ के चेहरे पर परेशानी देखी तो उसे मुस्कुराते हुए उनसे कहा, कोई बात नहीं, आप अपना काम आराम से करिए, वैसे भी मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी। इतना कह भूमि रूम में आ गई। वह रूम बचपन में उसका हुआ करता था, लेकिन अब यह एक नॉर्मल बेडरूम बनकर रह गया। भूमि ने कार्टून का साइड करके विंडो खोल
विंडो खोल दी। हवा ठंडी का झोंका उसे छूकर निकला। एक सौंधी सी महक लेकर कमरे में घुल गई। सामने फूलों का छोटा सा गार्डन और वहाँ झूला लगा था। सालों बाद विला में बहुत से बदलाव हुए थे, लेकिन उसका फूलों का गार्डन जहाँ वो अपनी माँ के साथ झूला झूलते हुए खेला करती थी, आज वैसा ही था। माँ, मैं आपको महसूस कर पा रही हूँ। आपका एहसास आज भी यहाँ है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप भी मुझे याद करती होगी ना। कहते हुए भूमि झूले पर बैठी अपनी माँ को इमेजिन कर रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। तभी उससे अपनी माँ की आवाज़ आई, भूमि बेटा, अगर आप प्लांट को हिलाओगी तो सूख जाएगा। सूख जाएगा? नहीं माँ, मैं पौधे को हिला नहीं रही, मैं तो इसे कीड़े को हटा रही थी। यह पौधे को खा रहा है। यह कहते हुए छोटी सी भूमि अपनी माँ के पास आ गई। झूले पर बैठी एक सुंदर सी औरत ने अपनी बेटी को अपने गोद में बिठा लिया। इन यादों को याद करते हुए भूमि खिड़की से बाहर कूद गई। वो बचपन में इसी खिड़की से बाहर जाती थी। इससे पहले वो झूले पर बैठती, उसने कुछ स्टाफ को इधर से उधर भागते देखा तो खुद को उनके पास जाने से रोक नहीं पाई। जब वो फ्रंट गार्डन में आए तो उसने देखा एक शॉर्ट टाइट ब्लैक ड्रेस पहने लड़की कार से बाहर निकली। पैरों में हाई हील्स, आंखों पर ब्लैक गोल्स, गोरे बदन पर उसका ब्लैक आउटफिट, हाथों में चमकती डायमंड रिंग और इन सबसे ज़्यादा उसके खूबसूरत चेहरे पर बरकरार घमंड उसमें रईस मॉडर्न होने का सबूत दे रहा था। उसने जैसे ही अपना गोल्स उतारा, अपना काम कर रहे सभी स्टाफ ने उसकी रिस्पेक्ट में सिर झुका लिया। तभी दूसरी तरफ का डोर खोलकर एक छोटी कद की लड़की भागते हुए उसके पास आई। उसने एक बड़ा सा बैग टांगा था। अपना हाथ उस लड़की के आगे फैसा दिया और डरते हुए कहा, तनिष्का, तुम अर्दव सर को सभी से बेहतर समझती हो। उनका गुस्सा कितना तेज है। प्लीज इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। तनिष्का ने अपनी सेक्रेटरी जूही की बातों को इग्नोर करते हुए गॉगल्स के हाथों पर रख दिया। सभी को अपने सामने सिर झुका देख वो मुस्कुराते हुए विला के अंदर चली गई। अब यह कौन है? क्या इसे भी अर्दव ने मेरी तरह नहीं? वो मुझसे शादी करेगा और शक्ति ने भी मुझसे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने तो यही कहा था कि यह विला अर्दव का है और यहाँ उसकी फैमिली भी अर्दव की परमिशन के बाद ही आती है। फिर यह लड़की भूमि तनिष्का के बारे में सोचने लगी। अग्रवाल फैमिली मुंबई की बिजनेस इंडस्ट्री का छोटा सा सही एक अहम हिस्सा था। उस फैमिली ने रहते हुए भूमि अक्सर बिजनेस फैमिली के बारे में सुना करती थी। उसने अर्दव के बारे में भी सुना था और उसके प्यार में पागल लड़कियों के बारे में। मानवी की सेक्रेटरी बनकर वो कुछ 2-3 बार लड़कियों की पार्टी में शामिल भी हुई थी। जब वो पहली बार अपनी अमीर लड़कियों के बीच होने वाले गेट टुगेदर में शामिल हुई थी, तब उसे एहसास हुआ था मानवी की उन लड़कियों के सामने कोई औकात नहीं थी। पार्टी का मकसद ही अपनी अमीरी का शो ऑफ करके दूसरों को नीचा दिखाना था। फिर भी लड़कियां उस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी। भूमि ने वहां मुंबई की अमीर से अमीर लड़कियों को देखा था, लेकिन यह लड़की वहां भी नहीं थी। स्टाफ में हो रही गॉसिप से भूमि का ध्यान टूटा। उसने देखा सभी स्टाफ डरे सहमे एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। जैसा माहौल घर के बाहर था, ठीक वैसा ही घर के अंदर था। तनिष्का को देखते ही सभी स्टाफ एक लाइन में सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सोफे पर बैठते हुए तनिष्का ने एक नज़र सभी को देखा,
फिर कुटुल स्माइल करते हुए बोली, तुम सब मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? रिलैक्स हो जाओ, आज मैं तुम्हें अच्छे मूड में हूँ और तुम सबसे बातें करने यहाँ आई हूँ। उसकी ऐसी सुनकर सभी ने हैरानी से उसे देखा और ना चाहते हुए मुस्कुराने लगे। देखो कितने प्यारे लगते हो, सब स्माइल करते हुए। तो आज मैं तुमको सबको खुशी की दुगनी करने वाली हूँ। पूछोगी नहीं मैं यह कैसे करने वाली हूँ? इस पर सभी ने एक साथ सिर हिला दिया। यह देख तनिष्का हंसते हुए कहा, अब क्योंकि तुम सब जानना चाहते हो तो मैं तुम सबको इंतजार नहीं करवाऊंगी। इतना कह उसने जूही की तरफ एक हाथ करते हुए कहा, जूही चेक बुक दो। जूही ने बैग से चेक बुक और पेन निकालकर तनिष्का के हाथों पर रख दिया। तनिष्का ने 1 लाख का चेक भरा और अपनी जगह से खड़ी हो गई और सभी की तरह देखते हुए वो चेक को लहराते हुए बोली, तो आज हम एक गेम खेलने वाले हैं। गेम में रूल्स बहुत ही सिंपल है। मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगी और जो पहले जवाब देगा उसे यह 1 लाख का चेक इनाम में मिलेगा। जब सबने यह सुना तो खुश होने की बजाय उनकी आंखों में डर उतर आया। वही तनिष्का ने सीरियस होते हुए कहा, पहला सवाल, क्या आरव यहाँ किसी लड़की को लेकर आया है? यह सुनते ही सबने नजरें झुका ली। अगर बात सिर्फ पैसों की होती तो शायद वो खुश हो जाते, मगर यहाँ बात उनके बॉस से जुड़ी थी। उनसे जुड़ी खबर को दूसरों को बेचने का मतलब गद्दारी करना। उनकी झुकी हुई नज़रों को देखते हुए तनिष्का की आंखें गहरी और सख्त हो गई। तो तुमसे कोई भी इस गेम को खेलना नहीं चाहता, कहकर उसके ने चेक को फाड़ दिया। ठीक है, अगर तुम गेम नहीं खेलना चाहते तो कोई बात नहीं, हम सीधे सीधे बात करते हैं। तो चलो बताओ, क्या आरव यहाँ किसी गूंगी लड़की को लेकर आया है? पूछने के बाद तनिष्का ने एक एक करके सभी को देखने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खतरनाक हो रही थी, जो उसके एलिगेंस और खूबसूरत चेहरे को डरावना बना रही थी। किसी का जवाब ना आता देख उसके होठ हल्के टेढ़े हुए। आरव का यह स्टाफ उसके साथ हमेशा से ऐसे ही पेश आया था। वो आरव की मंगेतर थी, उसके बाद भी आरव के घर और वहाँ काम करने वाले लोगों की आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं थी। यही वजह थी तनिष्का उनकी आंखों में अपने लिए डर देखना पसंद करती थी। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो एक 30 साल की फीमेल स्टाफ के पास आई, जो विला की गिनी चुनी औरतों में से एक थी। एकदम से उसके सर को पीछे से पकड़कर उसके चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसने शैतानियत से कहा, तू बताएगी मुझे आरव यहाँ किसी लड़की को लेकर आया है या नहीं? चल बता, इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या सच में आरव विला में किसी लड़की को लेकर आया है? तनिष्का का गुस्सा कितना तेज था, यह उस फीमेल स्टाफ की आंखों में आए आंसू को देखकर लगाया जा सकता था। फीमेल स्टाफ ने दर्द सहने की पूरी कोशिश की और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो रोते हुए बोल पड़ी, यह सच है सर, 3 रात पहले एक लड़की को अपने साथ विला लाए थे और वो बोल नहीं सकती। तनिष्का की आंख फीमेल स्टाफ का जवाब सुनकर और गहरी हो गई। उसने गुस्से में से पीछे धकेल दिया और दांत किटकिटाते हुए कहा, जूही टिश्यू पेपर दो। जूही ने बैग में से कुछ 2-4 टिश्यू पेपर निकालकर तनिष्का के हाथों पर रख दिए। तनिष्का अपने हाथों को ऐसे साफ करने लगी जैसे उसने किसी गंदी चीज को छू लिया हो। 5 मिनट बाद वो फिर उसने थोड़ी देर पहले वाले रूप में आ गई। उसने दूसरा सवाल किया, क्या आरव उस लड़की से शादी करने की बात कर रहा था? बताओ, क्या आरव उस लड़की ने उस लड़की से शादी करने की कोई बात कही थी? जवाब दो। इस पर तनिष्का का गुस्सा तेज था और तेज थी उसकी आवाज़। मैंने कहा जवाब दो, क्या आरव उस लड़की से शादी करना चाहता है? वो गुस्से में चिल्लाई और जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने एक अधेड़ उम्र की आदमी का गला पकड़ लिया और बोली, बोल बूढ़े, इस बात में कितनी सच्चाई है? जवाब, मैं इसी वक्त तेरी जान ले लूँगी। उस अधेड़ उम्र के स्टाफ की उम्र सभी से सबसे बड़ी थी
वो तब से अर्दव के साथ था जब अर्दव 18 साल का हुआ था। वो बेहोश हो गया, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। यह देख तनिष्का ने दांत वक्त जाया ना करते हुए उसने एक जवान लड़के की तरफ रुख किया जो कुछ महीने पहले ही विला के स्टाफ मेंबर में शामिल हुआ था। जैसे ही तनिष्का ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, वो उसके कदमों में गिर पड़ा और हकलाते हुए बोला, मैडम मैडम, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। कहते हुए एक नज़र बेहोश आदमी पर डाली जो उसी का अंकल था और उसे वहाँ ले आने वाला भी वही अधेड़ उम्र का आदमी था। उस लड़के ने बताया, सर उससे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने यह बात कई बार कही। वो सर के साथ उनके कमरे में ही रहती है। और हाँ, उन्होंने सुबह ही कहा था वही हमारी मैडम है और हमें उनके सभी ऑर्डर बिना सवाल जवाब के मान्य होंगे। कहते हैं जवाब उतना ही दो जितना सवाल पूछा गया हो। ज़्यादा बोलना भी कई बार मुसीबत का न्योता दे देता है, और यही उस लड़के के साथ होने वाला था। उसकी बात सुनकर तनिष्का को इतना गुस्सा आया कि उसने उसी लड़के के हाथों पर अपनी हील्स रख दी। वो लड़का दर्द से चीख पड़ा, लेकिन तनिष्का ने उस पर रहम खाने की बजाय अपने पैरों को और जोर से दबाया, जैसे उस लड़के की दर्द भरी चीख उसे राहत दे रही हो। बेचारे लड़के को समझ नहीं आया आखिर उसे किस बात की सज़ा मिल रही थी, लेकिन तनिष्का की आंखों में वजह साफ थी और वो था जलन। वो अर्दव की मंगेतर थी, वो उसकी होने वाली बीबी थी। उनकी दोनों परिवार के सामने सगाई हुई थी। अर्दव उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, मगर अभी तक उसे अपने दिल और विला दोनों में जगह नहीं दिया था। और उसका एहसास तनिष्का को तभी हो गया था जब अर्दव ने उनकी सगाई को पब्लिक ना करने जैसी शर्त रख दी थी। एक बार तो जिद पर अड़कर वो अर्दव के साथ रहने आ गई थी, मगर अर्दव ने न सिर्फ उसकी इच्छा को नज़रअंदाज किया बल्कि उसे गेस्ट रूम में रहने को भेज दिया, जिसका साफ मतलब था वो अभी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। आज तक अर्दव ने अपने स्टाफ से उसके साथ अच्छे से पेश आने को नहीं कहा था, ना ही वो कभी उसके कमरे में गई थी, लेकिन उस 2 दिन में आई लड़की को यह सारे अधिकार मिल गए थे। तनिष्का अपने आपे से बाहर जा चुकी थी। अंदर आ रही भूमि के कदम दर्द भरी चीख सुनकर तेज हो गए। तो वही तनिष्का ने पूछा, अभी वो लड़की कहाँ है? उनके यह सवाल पूछते स्टाफ की नज़र वहाँ भूमि को देखने के लिए मुड़ गई। जूही ने भूमि को देखा तो जल्दी से अपना फ़ोन ऑन किया। उसने फ़ोन में भूमि की फ़ोटो थी। भूमि वही गूंगी लड़की थी जिसका एहसास होते ही जूही ने जल्दी से इसके बारे में तनिष्का को बताया। आखिरकार तनिष्का ने अपने पैर उस लड़के के हाथ से हटाए और भूमि को देखने के लिए मुड़ गई। इसमें कोई शक नहीं था, भूमि सुंदर थी, लेकिन तनिष्का के आगे उसकी सुंदरता फीकी पड़ रही थी और उसका एहसास वहाँ मौजूद हर किसी को था। हालांकि भूमि की सुंदरता नेचुरल थी और तनिष्का की ब्यूटी का आधा श्रेय उन ब्यूटी प्रोडक्ट को जाता है जो इस वक्त उसके चेहरे पर लगे थे। भूमि ने मासूमियत से पलक झपकाते हुए तनिष्का को देखा तो वही तनिष्का की जलन भूमि की मासूमियत को देखकर और ज़्यादा बढ़ गई। उसकी नज़रों में भूमि जैसी लड़की अपनी झूठी मासूमियत का दिखावा करके अमीर लड़कों को अपने झांसे में लेती थी। लेकिन यह मसला थोड़ा अलग था, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की गूंगी थी। भूमि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए तनिष्का ने उसे अराउंड 2 चक्कर लगाने के बाद बोली, तुम में ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद अर्दव ने तुमसे शादी करने का बड़ा डिसीजन ले लिया? यह पूछते हुए तनिष्का बहुत शांत और सीरियस हो गई थी, जो कि उसकी फितरत में बहुत अलग था। भूमि ने होठ खोले। वो भी तनिष्का के बारे में जानना चाहती थी, मगर कुछ सोचकर वो चुप ही रही। अपने पूछे सवाल का जवाब न मिलने पर अपना आपा खो देने वाली तनिष्का भूमि के करीब चली गई। स्टाफ ने डर से आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन्हें लगा अब तनिष्का भूमि पर अपना हाथ उठाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूमि के चेहरे को छूते हुए तनिष्का ने कहा, तो तुमने मेकअप नहीं किया?
क्या यही वजह है अर्दव तुम्हें अपने साथ ले आया? भूमि भला क्या बोल सकती थी, इसलिए उसने अपने हाथों का मुंह करते हुए अपने एक्सप्रेशन को बदले और एक गूंगी लड़की की तरह अपनी बात को तनिष्का के सामने रखा। मुझे नहीं पता उसकी मूवमेंट यही कहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद किसी को भी यह समझ नहीं आया, तनिष्का को छोड़कर। तनिष्का को गूंगे बहरे लोगों से बात करना आता था। वो भूमि से उसी की भाषा में बात कर सकती थी, उसमें यह काबिलियत थी, लेकिन क्योंकि भूमि सिर्फ गूंगी थी। क्या तुम्हें अर्दव पसंद है? तनिष्का के इस सवाल का जवाब देने से पहले भूमि ने खुद से सवाल किया, क्या मुझे वो पसंद है? जवाब में उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और उससे अर्दव के साथ हुए सभी क्लोज मूवमेंट याद आने लगे। अचानक से उसका चेहरा गर्म हो गया, होठों पर मुस्कान आ गई। तब तनिष्का ने भूमि को शर्माते देखा तो उसकी शांत आंखें गहरी हो गई। तो तुम भी पसंद करती हो? तनिष्का ने दांत किटकिटाते हुए भूमि उसकी आवाज़ से अपनी सेंस में लौटी और जल्दी से मना करते हुए उसने अपने हाथों का मुंह करते हुए बताया, नहीं मैं नहीं करती, वो मेरा सेवियर है, उसने मेरी जान बचाई है। अब तक तनिष्का की आंखें गहरी हो गई थी। उसने भूमि को देखते हुए बहुत ही गंभीरता से कहा, भूमि मेरा फ़ोन दो। जूही ने बैग से तनिष्का का उसका फ़ोन दिया। तनिष्का ने अर्दव को कॉल किया। दूसरी तरफ अर्दव एक बड़े से हॉल में कुछ फॉरेनर के साथ मीटिंग कर रहा था। टेबल पर तरह तरह के हथियार थे। अर्दव एक एक करके वेपन देखते हुए वो नोखिस दिख रहा था। आधे घंटे बाद उसने कहा, द क्वालिटी ऑफ द weapons इज नॉट गुड, सो दिस डील विल बी नॉट पॉसिबल। फॉरनेस में अर्दव को समझने की कोशिश की, लेकिन अंदर उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसे असिस्टेंट रमन से तनिष्का के विला में होने की खबर मिली और उसके नाखुश एक्सप्रेशन पर गुस्से की लकीर उभर आई। बिल्डिंग के बाहर निकलते ही उसने अपना साइलेंट फ़ोन ऑन किया तो देखा करीब 2 मिनट पहले ही तनिष्का ने उसे कॉल किया था। विला में अर्दव ने कॉल न उठाने पर तनिष्का ने भूमि से कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकती, मेरे साथ चलो, आज से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ। जैसे ही भूमि ने सुना उसके साथ चेहरे पर परेशानी की लकीरें बन गई। अपने हाथों को क्रॉस की पोजीशन में लाते हुए उसने बताया, नहीं मैं नहीं जाना चाहती। तनिष्का ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने फ़ोन जूही को रिटर्न किया और भूमि का हाथ पकड़कर उसने जबरन अपने साथ खींचते हुए विला से बाहर ले गई। भूमि खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर वो तनिष्का की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाई। उसे वापस आता देख ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। तनिष्का ने भूमि को कार के अंदर धकेल दिया और उसके साइड का डोर बंद करके वो दूसरी साइड जाने लगी। तभी भागती हुई जूही उसके पास आकर हड़बड़ाते हुए कहा, तनिष्का सर का कॉल है। तनिष्का ने फ़ोन लेकर कॉल रिसीव किया और जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से अर्दव की ठंडी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उसे ले जाने की हिम्मत भी मत करना। तनिष्का के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसके कुछ कहने से पहले ही कॉल कट चुका था। उसने एक नज़र अपने स्क्रीन को देखा। वॉलपेपर पर अर्दव की तस्वीर थी। वो कुछ सेकंड खामोशी से वॉलपेपर को देखती रही, फिर एकाएक कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी अर्दव, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। कार में बैठने के बाद तनिष्का ने बेहद गुस्से और जलन से भूमि को देखा, जो कार से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। कार स्टार्ट होते ही भूमि की आंखें नम हो गई। उसने तनिष्का से रिक्वेस्ट की। तनिष्का उसके सभी एक्शन को समझ रही थी, मगर उस पर दया नहीं खाई। भूमि ने विला से खुद से दूर होता देख जब उसे लगा वो अपनी माँ की यादों से दूर हो जाएगी, कार अचानक से रुकी और एक जैसे यूनिफॉर्म वाले लगभग 30 से 40 सिक्योरिटी स्टाफ कार के चारों तरफ घेर कर खड़ा हो गया। उनके हाथ में गन थी और वो सभी AS3 टीम के मेंबर थे। उनके बैच पर लिखी पहचान से गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला। उसमें से ब्लैक ओवरकोट में एक्सप्रेशनलेस अर्दव बाहर आया। अर्दव
कहते हुए तनिष्का अर्दव की तरफ बढ़ी, लेकिन अर्दव ने उसे इग्नोर किया और बगल से निकलकर भूमि के पास आ गया। अर्दव ने ठंडे एक्सप्रेशन को देखकर तनिष्का के ड्राइवर ने कार को अनलॉक कर दिया और भूमि जल्दी से कार के बाहर निकलकर अर्दव के सीने से लग गई। यह पहली बार हुआ था कब भूमि खुद से अर्दव के पास आई थी। पहले कुछ सेकंड तो अर्दव को समझ नहीं आया यह अचानक से क्या हुआ, और जब उसे इसका एहसास हुआ तो उसने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। भूमि डर गई थी इस ख्याल से कि वो अपने घर से दूर हो जाएगी। अर्दव उसके डर की वजह तो नहीं जानता था मगर उसे अपने करीब पाकर उसे बहुत खुशनुमा सा एहसास हो रहा था। तनिष्का की आंखें यह नज़ारा देखकर उबल पड़ी। वो तेज कदमों से उनके पास आई और भूमि को खींचकर अर्दव से दूर धकेल दिया। भूमि नीचे गिर गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि अर्दव और भूमि दोनों को समझने का मौका ही नहीं मिला। अर्दव ने जैसे ही तनिष्का को गुस्से में देखा, तनिष्का उसके सीने से लग गई और बहुत ही भोलेपन से बोली, अर्दव तुम्हारे करीब आने का हक सिर्फ मुझे है। तो दोस्तों, क्या अर्दव तनिष्का को अपना पाएगा या भूमिका को? देखते हैं कहानी के अगले भाग में। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।